Assalamu alaikum viewers, I'm Nafisa and I welcome all of you in my channel. Once again I'm here with a new topic. My previous lecture was about the pure form of matter element और आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ हूँ. Before starting the topic I request all of you, if please you are new then subscribe my channel और इसके अलावा आप लाइक करें वीडियो को एंड तक देखें और शेयर भी करें. जहाँ पे आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन भी कर सकते हैं. इंशाल्लाह मैं आपको उसके आंसर दूँगी. अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक. केमिकल स्पीशीज़. केमिकल स्पीशीज़ जो है हमारे पास 3 होती हैं, यानी आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स. हम आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल को केमिकल स्पीशीज़ कहते हैं. स्टेप बाय स्टेप हम केमिकल स्पीशीज़ को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आयंस पे आते हैं. आयंस को डिफ़ाइन किया जाता है कुछ इस तरह से: एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड आयन. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूविंग फ्रॉम एन एटम और एंटरिंग और एडिंग टू द एटम. ठीक है. एक एटम जब हमारे पास न्यूट्रल फॉर्म में होता है, मीन्स उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव हुए, ना ही उसमें कोई इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, तो उसको हम कहते हैं वो हमारे पास आयन. हमारे पास 2 तरह के होते हैं, जैसे कि हमारे पास कैटाइन और एनाइंस. सबसे पहले हम कैटाइन को डिस्कस करते हैं. एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड कैटाइन. और इसकी एग्जांपल हमने यहाँ दी हुई है हाइड्रोजन प्लस और सोडियम प्लस, यानी ये हमारे पास एटम्स हैं. जब ये प्लस हो जाते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये कैटाइन है. अब फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन कब होती है? व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज़ कॉल्ड इट फॉर्म्स कैटाइन. ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैटाइन. यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं जिसमें हमें एटम से कैटाइन का बनना दिखा रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन एक एटम है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है. जब वो कन्वर्ट होता है इनटू कैटाइन तो क्या होता है जी, उसके कन्वर्जन के दौरान या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन के आउटर शेल से रिलीज़ होता है. ठीक है, और लूज़ होता है. इसी तरह सोडियम में हमारे पास जब लूज़ हुआ इलेक्ट्रॉन तो उस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया. कैल्शियम में इसी तरह से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो हमारे पास एक कैल्शियम +2 में कन्वर्ट हो गया. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इन पर किस तरह आता है, यानी नेगेटिव क्यों नहीं आया, या कैटाइन पे नेगेटिव क्यों आया, एनाइन पे नेगेटिव क्यों आया और कैटाइन पे पॉजिटिव क्यों आया. इसको मैं आपको एक शॉर्ट सी मिसाल से समझा देती हूँ, आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी. हमारे पास प्रीवियस मेरे जो टॉपिक्स थे उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया था. काइंडली आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, आप वहाँ से उसको वॉच कर लीजिएगा. हम आते हैं एटम पर. एटम का हमारे पास स्ट्रक्चर जो था वो आउटर शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, आउटर शेल से जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. आउटर शेल से जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, ठीक है, ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करता है तो क्या होता है हमारे पास, फिर ये एटम जो है ये ज़ीरो स्टेज पे नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अब इस पॉजिटिव चार्ज के आने का मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑलवेज इक्वल होता है. ठीक है, 1 अगर ये है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है. सही. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. जब हमारे पास 1 माइनस है और 1 प्लस है, -2 है और +2 है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं. ये हमारे पास ज़ीरो स्टेज में आ जाते हैं. तो जब ये ज़ीरो स्टेज में आते हैं इट्स मीन कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर इक्वल था तो एटम जो था उस पर हमारे पास ज़ीरो चार्ज था. ठीक, लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन वैसे का वैसे रहता है, ठीक, चेंज नहीं आता उसमें कोई, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से डिक्रीज़ होना जब शुरू हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होगा तो इट्स मीन कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया और कौन सा चार्ज ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता जा रहा है और नेगेटिव यहाँ पे कम हो रहा है. इसी वजह से विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल द एटम इज़ कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन. ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर हमारे पास न्यूक्लियस में सेम रहता है, वही रहता है जो था, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिविटी यहाँ पे कम और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा, और हमारे पास कैटाइन आयन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में है.
इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे जो दी आपको, इसकी आपको समझ आ गई कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 1 रिमूव हुआ। ये हमने हाइड्रोजन का एटम ड्रॉ किया था कि हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो हट गया तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव रह गया। इसी तरह सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, तो जब ये रिमूव करता है तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सोडियम प्लस में। इसी तरह कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में इसका 20 एटॉमिक नंबर है, आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं जी एनाइन पर। एनाइन हमारे पास जो है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, यानी जब एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम कहते हैं एनाइन। इस तरह इसकी एग्जांपल हमने यहाँ ली है क्लोराइड की और ऑक्सीजन O-2 की और Cl- की। और भी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन यहाँ पे हमने चूँकि टाइम शॉर्ट होता है, 1-2 ही मिसालों से आपको समझाना है। इनकी फॉर्मेशन कब होती है जी? एनाइन्स आर फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स की गेन होती है तो वो हमारे पास एनाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर हमारे पास इक्वेशन है एटम की कन्वर्जन इनटू एनाइन, यानी हाइड्रोजन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो हमारे पास पहले का हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। उसी हाइड्रोजन एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद आएगा तो फिर क्या होगा, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H- में। इसी तरह Cl के आउटर इलेक्ट्रॉन में आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसमें एक मज़ीद आएगा तो वो हमारे पास क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो इसलिए वो नेगेटिव हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो हमारे पास O-2 में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमारे पास हमने यहाँ पे समझा कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, वो इसी वजह से आता है कि प्रोटॉन जो है वो हमारे पास सेम रह जाता है और इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास एनाइन में क्या होता है कि एनाइन में हमारे पास ऐसे होता है कि प्रोटॉन तो नंबर वैसे ही है, इधर दोबारा इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। एनाइन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा और पॉजिटिव उतने का उतना ही रहेगा। जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इससे हमारे पास एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हम कहते हैं हमारे पास नेगेटिव आयन बन गया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। एक दफ़ा फिर देखते हैं, हमने आइंस को डिस्कस किया और आइंस में हमने 2 टाइप्स पढ़ी, कैटायन और एनाइन। आइंस कब बनते हैं? जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है किसी एटम से या एडिशन होती है, ठीक है। जब रिमूवल होती है तो हमारे पास कैटायन बनता है और जब एडिशन होती है तो हमारे पास एनाइन बनता है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब हम आते हैं जी मॉलिक्यूलर आइंस पे। मॉलिक्यूलर आइंस हमारे पास क्या है, इनको हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे। मॉलिक्यूलर आयन जो है इट इज़ अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। जिस तरह आयन था उसी तरह मॉलिक्यूल है, ठीक है। आयन्स एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल के ऊपर जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। अ मॉलिक्यूल लूजेज और गेन इलेक्ट्रॉन, यानी ये फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन भी कैसे है, जैसे हमारे पास आयन की थी कि विद द रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे हमारे पास सेम चीज़ आ जाती है कैटायनिक और एनायनिक। कैटायनिक हमारे पास क्या है जी? कैटायनिक हमारे पास जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज तो हम उसको कहते हैं जी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और जब वो एक मॉलिक्यूल हमारे पास कैरी करता है नेगेटिव चार्ज तो हम उसको कहते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। Cationic molecular ion is formed by the losing of electron, for example CH4+ or N2+. Similarly, anionic molecular ion is formed by the gain of electron, and examples हमने यहाँ पे इनकी लिखी हैं जी, SO4-2 और PO4-3 और O2-2 और N2-। O2 अब यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऊपर हमने एनाइन में एग्जांपल दी थी सिर्फ ऑक्सीजन एटम की, यहाँ पे हमने O2 हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम मिले, उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया, तो उस मॉलिक्यूल पर जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको हमने कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहा। वही केस है यहाँ पर भी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए या इलेक्ट्रॉन ऐड हुए। जब ऐड हुए तो हमारे पास एनाइन बना, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बना, और जब हमारे पास रिलीज़ हुए तो हमारे पास पॉजिटिव बना, ठीक है।
तो ये था जी हमारे पास कैटाइन का और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन का। अब आयन का बनना और मॉलिक्यूलर आयन का बनना ये सेम एनर्जी के वजह से ही होता है, यानी एनर्जी इतनी गेन होती है इलेक्ट्रॉन को, तो तभी वो या तो रिमूव हो जाता है या फिर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है और रिमूव करने के भी एनर्जी की ज़रूरत है। मॉलिक्यूलर आयन स्पेशली डिस्चार्ज ट्यूब में बनते हैं। एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें गैस होती है। जब उस गैस के ऊपर, उस गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे कि गामा रेज और एक्स रेज वगैरह को बम्बार्ड किया जाता है, तो क्या होता है जी, वो मॉलिक्यूल जो है उनमें से इलेक्ट्रॉन नंबर जो है कम होता है या उसमें एंटर होता है, तो क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह आयन जो बनता है, तो आयन में भी हमारे पास एनर्जी गेन होती है, तो ही जाके ये काम होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उसमें से हीट पानी को इतनी, मतलब मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो वाटर सरफेस से एवापोरेट होते हैं। ठीक है, तो ये एवापोरेशन जो है ये भी एनर्जी गेन होने की वजह से, अगर एनर्जी ना मिले तो ये एवापोरेशन बहुत टाइम लेती है, लेकिन चूँकि एनर्जी मिल रही होती है तो वो जल्दी ही उस एनर्जी लेवल तक पहुंच जाते हैं और वो सरफेस को छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं या ऐड होते हैं तो उनको एनर्जी रिक्वायर होती है। तो उम्मीद है आपको इस तरह ही इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अभी हम अपना इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, और हमारे पास थर्ड फॉर्म जो केमिकल स्पीशी है उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। काइंडली उसको वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक बार फिर मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।